हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन आवाज आ रहा है क्या आपको? चलो जस्ट एक मिनट है, मैं लिंक ग्रुप में डाल देता हूं। ओके चलो। सो गाइस, अपन ने पहले दो लेक्चर में दो चैप्टर कंप्लीट किए हैं चार्ट रिवीजन में। इसका लिंक आपको नीचे दिया है, तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। नीचे लिंक में मैंने पूरे चार्ट का लिंक दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आज अपन देखेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है इनकम्स एग्जेम फ्रॉम टैक्स। जिसका नाम क्या है? इनकम्स एग्जेम फ्रॉम टैक्स। चलो सो पहला इसमें आज टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे उसका नाम है एग्रीकल्चर इनकम। व्हाट इज द नेम? इट्स एग्रीकल्चर इनकम। तो बेसिकली पहले एग्री इनकम पढ़ना क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। एग्री इनकम इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स। एग्री इनकम इज एग्जेम फ्रॉम टैक्स, बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स उसको कंसिडर किया जाता है। सो टैक्स निकालने के लिए उसको कंसिडर किया जाता है। तो पूरा डिटेल में अपन पढ़ते हैं कि एग्री इनकम एग्जैक्टली होता है क्या इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स। तो मैंने यहाँ पे पहले मीनिंग दिया है। एग्री इनकम मतलब आपको लैंड से जो रेंट मिलेगा कब, इफ लैंड इज लेट आउट फॉर एग्री पर्पस, या फिर लैंड के ऊपर प्रोसेस करके कल्टीवेशन करके जो रेवेन्यू मिलेगा वो एग्री इनकम है। सेकंड, आपने कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस परफॉर्म किए उससे जो इनकम मिलेगा वो एग्री इनकम है। तीसरा ये सेमिज पॉइंट है, ये भी सेम ही है। तो ये दोनों पॉइंट क्या हुए? रिपीट हुए। मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो दो कंडीशन है। क्या क्या दो कंडीशन है मैंने आपको बता दी। जस्ट 1 मिनट है, मैं एक बार इसको टिक कर लेता हूं, मतलब इसको मैं एडिट कर दूंगा। ओके सो रेंट डिराइव फ्रॉम लैंड, प्रोवाइडेड लैंड इंडिया में होना चाहिए। अर्बन लैंड भी चलेगा, रूरल लैंड भी चलेगा। सो एग्री इनकम के लिए दोनों लैंड चलता है। बस आप जब उसको बेचते हो जमीन को, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्जम्प्ट है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल है, दैट इज इन कैपिटल गेन। तो अपन वो देखेंगे कैपिटल गेन में। नाउ तो एग्री इनकम मानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो कंडीशंस हैं। जमीन इंडिया में होना चाहिए एंड यूज फॉर एग्री पर्पज होना चाहिए। जमीन कहां पे होना चाहिए? इंडिया में, एंड यूज फॉर एग्री पर्पज। ना जमीन इंडिया में है वो है रूरल एरिया और अर्बन एरिया, दोनों चलेगा एज ए सेड। एंड यूज फॉर एग्री पर्पज में दो ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट। बेसिक ऑपरेशन का मतलब है जो, जैसे आपके माइंड में जब आप एग्रीकल्चर आते हैं तो बेसिक जो एक्टिविटी होती है कल्टीवेशन वगैरह, करेक्ट ना, सॉइल टेस्टिंग, जो बेसिक ऑपरेशंस है, तो दोज आर कॉल्ड एज द बेसिक, कि जहां पे ह्यूमन एप्लीकेशन इज नेसेसरी। सो बेसिक ऑपरेशन का मतलब है जहां पे एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड एफर्ट्स होना क्या है? जरूरी है। यस, गुड इवनिंग। एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन जो रिक्वायर्ड है, दोज आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द प्रोड्यूस, दोज आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व द प्रोड्यूस। तो दोनों ऑपरेशन होना जरूरी है। नाउ सपोज इसमें से कोई एक ही ऑपरेशन हो रहा है, ओनली बेसिक ऑपरेशन हो रहा है तो भी वो एग्री इनकम है, बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट हो रहा है तो भी वो एग्री ऑपरेशन है। लेकिन इफ आई परफॉर्म ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, व्हाट इज सब्सिक्वेंट ऑपरेशन? एग्जांपल देता हूं, मैंने एप्पल ग्रो किया। नो, एप्पल ग्रो करना इज अ बेसिक, उसमें रिक्वायर्ड है बेसिक ऑपरेशंस, है ना। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बेसिक ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड। तो जो ऑपरेशंस होते हैं उसको बोलते हैं बेसिक। मैंने एप्पल ग्रो करके डायरेक्टली बेच दिया, एग्री इनकम है। एप्पल को मैंने वैक्सीन किया, प्रोसेस किया टू मेक इट फिट फॉर द सेल इन द मार्केट, जिसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट प्रोसेस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर किया जाता है ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर पेरिशेबल इन नेचर। तो वो जो एक्टिविटी होगा वो होगा सब्सिक्वेंट। तो
तो मैंने ओनली एप्पल ग्रो करके बेच दिया तो भी एग्री इनकम है। मैंने एप्पल ग्रो किया और उसके ऊपर प्रोसेस करके बेचा, बट ये सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका फिजिकल फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। पॉइंट बी नोटेड बाय एवरीवन, उसका फिजिकल फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए। तो एप्पल का अगर मैंने एप्पल जूस में कन्वर्ट किया तो बोलो क्या होगा, आंसर दो। हाँ, फिर वो बेसिक सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं होगा, वो ऑल टुगेदर बिजनेस एक्टिविटी होगा। तो एप्पल ग्रो करने तक जो इनकम है वो एग्री इनकम होगा, बट जो मैं जूस करके बेचूंगा तो एग्री इनकम नहीं होगा, फिर वो बिजनेस इनकम होगा। तो वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एग्री इनकम एंड नॉन एग्री इनकम में स्प्लिट किया जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, रूरल भी चलेगा, अर्बन भी चलेगा। एग्रीकल्चर ऑपरेशन में ओनली बेसिक चलेगा, बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट चलेगा, ओनली सब्सिक्वेंट नहीं चलेगा। नाउ अभी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया एग्री इनकम के। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ट्रेड कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट कॉटन इज एन एग्रो इनकम। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, वो भी क्या है, एग्री इनकम है। प्लांट्स सोल्ड इन पॉट्स आर एन एग्रो इनकम प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म। जो छोटे छोटे प्लांट्स अपन घर पे लेके आते हैं कि नहीं, वो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं कि उसमें भी डिगिंग वगैरह बेसिक ऑपरेशंस किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट दिया जाता है वो भी एग्री इनकम माना जाएगा, वो भी क्या माना जाएगा, एग्री इनकम माना जाएगा। सो दैट विल बी ट्रीटेड एज एग्री इनकम ऑल्सो, उसको भी हम क्या मानेंगे, एग्री इनकम मानेंगे। अभी बात आती है प्रॉफिट। अभी शेयर इन प्रॉफिट जो है, जो पार्टनर को मिलेगा, ध्यान से सुनना, मैं एग्री इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को जो प्रॉफिट मिलेगा, लेट से 100 रुपया मिला, उसमें 30 रुपया टैक्स फर्म ने दिया, बचा 70 रुपया, जब पार्टनर्स में डिवाइड होगा तो पार्टनर्स के इनकम में वापिस ऐड नहीं होगा। तो शेयर इन प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फर्म इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, फिर वो एग्री एक्टिविटी हो या नॉन एग्री। लेकिन रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट, ये फर्म अगर एग्री एक्टिविटी में तो पार्टनर के लिए एग्री इनकम होगा, करेक्ट, और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन फर्म अगर एग्री एक्टिविटी में नहीं है तो फिर वो पार्टनर के लिए एज अ बिजनेस इनकम क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट मिलता है, शेयर इन प्रॉफिट रिलेटेड भी एनी बिजनेस, पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट है। लेकिन इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन तब भी एग्जेम्प्ट होगा अगर वो पार्टनरशिप फर्म एग्री ऑपरेशंस में है, तब भी एग्जाम्पशन मिलेगा, अदरवाइज पार्टनर को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, लाइक अ नॉर्मल बिजनेस इनकम टैक्स देना पड़ेगा। एंड लास्ट है इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग। तो सैपलिंग से जो इनकम मिलेगा, जो नर्सरी में होते हैं ना, तो वो भी क्या होगा, एग्री इनकम होगा, वो भी क्या होगा, एग्री इनकम माना जाएगा। या तो कोई डाउट है तो बताना फटाफट, इफ यू हैव एनी डाउट। नाउ अभी आते हैं नॉन एग्री इनकम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलेगा वो नॉन एग्री इनकम होगा। तो अगर कल्टीवेटर मिस्टर ए है तो ए के लिए एग्री इनकम होगा, ए के जो एम्प्लॉय है उनके लिए वो एग्री इनकम नहीं होगा। फिर मेरे भी काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनका मैं रिटर्न फाइल करता हूं एंड वो भी एग्रीकल्चर बिजनेस में है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा फीस भी एग्री इनकम है, नहीं। फार्मर के घर पे टाटा स्काई का कनेक्शन है, फिर टाटा स्काई भी बोलेगा भाई मेरा कनेक्शन फार्मर ने लिया है, एग्री इनकम एग्जेम्प्ट नहीं। तो जो कल्टीवेटर है उसको जो मिलेगा पैसा वो एग्जेम्प्ट है। कल्टीवेटर का जो ड्राइवर भी रहेगा ना ट्रैक्टर का, उसके लिए भी वो एग्री इनकम नहीं होगा। द पर्सन हु इज अ कल्टीवेटर, ओनली फ्रॉम हिम, लेट्स से ओनर जिसने कल्टीवेशन किया है, ओनर या टेनेंट जिसने कल्टीवेशन किया, उनके लिए एग्री इनकम होगा, उनके एम्प्लॉय के लिए एग्री इनकम नहीं होगा। डिविडेंड अगर आपको मिलता है, आपने ऐसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है जो कंपनी एग्री एक्टिविटी में, तो अगेन कंपनी के लिए एग्री इनकम होगा, आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो एग्री इनकम नहीं होगा। फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी नॉन एग्री इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप मतलब मैंने आपका जमीन खरीद लिया है अलॉन्ग विद द रेडीमेड क्रॉप्स, आपने पूरा कल्टीवेशन किया था, बस कट कर बेचना बाकी था, तो मैंने आपसे जमीन ले लिया आपका अलॉन्ग विद द रेडीमेड क्रॉप्स, और फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने आपका जमीन खरीद लिया, क्रॉप्स खरीद लिए, मैं क्रॉप कट करके बेचूंगा। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब जो ऑलरेडी कल्टीवेटेड है, जो ऑलरेडी रेडी है, मैंने खाली कट करके बेचा। यहाँ पे कट करना कोई बेसिक ऑपरेशन नहीं है ना, बेसिक ऑपरेशन तो आपने किया है, तो आपको जो फायदा होगा वो एग्री इनकम होगा। बट मैं जो क्रॉप्स बेच के पैसा कमाऊंगा उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स, मतलब रेडीमेड क्रॉप्स, जिसमें मेरा कोई ह्यूमन एफर्ट्स नहीं है, तो वो नॉन एग्री इनकम होगा। डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा
वो भी क्या माना जाएगा? हेलो हेलो, चलो सो आगे बढ़ते हैं। सो डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन मिलता है वो नॉन एग्री इनकम माना जाएगा, पार्टनर्स को जो मिलेगा वो एग्री इनकम माना जाएगा, बट डायरेक्टर को जो रेम्युनरेशन मिलेगा वो कौन सा इनकम माना जाएगा? नॉन एग्री इनकम, बिकॉज कंपनी जो है वो अलग एंटिटी है, कंपनी इज अ डिफरेंट एंटिटी, डायरेक्टर अलग है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनरशिप एंड पार्टनर आर सेम, तो उस बेसिस पे इसको बाइफिकेट किया गया है। आई होप आपको मेरा आवाज बराबर आ रहा है। चलो नाउ अभी ये था एग्री इनकम का, अपन ने डेफिनेशन देख लिया। उसके बाद अपन देखा कि कौन सा एग्री इनकम के एग्जांपल है, कौन सा एग्री के एग्जांपल नहीं है। नाउ अपन देखेंगे ऐसे 3-4 एक्टिविटी है जो 100% एग्री एक्टिविटी नहीं है, और आपको पता है टी, कॉफी एंड रबर, ठीक है। तो जहां पे इस तरह के एक्टिविटी होते हैं वहां पे पूरा इनकम एग्री नहीं माना जाएगा, कुछ इनकम एग्री होगा, कुछ इनकम एग्री नहीं होगा। तो देखो तो यहाँ पे दिया है उस इनकम को अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, इस पे प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस करने के बाद वो प्रोडक्ट बनता है। तो जब जैसे चाय का एग्जांपल, चाय पत्ती, चाय के जो पत्ते हैं लीव्स वो एग्री प्रोड्यूस है, लेकिन चाय की पत्ती जो है वो फैक्ट्री में प्रोसेस करके बनती है। तो जहां पे कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है उतना बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो जितना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, एंड बाकी एग्री इनकम माना जाएगा। बट ये प्रोसेस का जो परसेंटेज है ये आपने मैंने नहीं, गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है। तो बोलो रबर के लिए कितना होगा? 35% बिजनेस इनकम होगा एंड 65% क्या होगा? एग्रीकल्चर इनकम होगा। देन कॉफी के लिए, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड अगर है तो 25-75, कॉफी ग्रोन रोस्टेड ग्राउंडेड ज्यादा प्रोसेस है तो 40% बिजनेस इनकम, 60% एग्री इनकम, एंड चाय के लिए 40 एंड 60। तो जो हायर परसेंटेज है ये आपको ध्यान में रखना है, ये एग्री इनकम के लिए जो हायर परसेंटेज है वो क्या है? एग्री इनकम के लिए। सो रबर, कॉफी, तो रबर के लिए कितना है? 35-65, कॉफी ग्रोन एंड क्यूर्ड 25-75, कॉफी ग्रोन क्यूर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड 40 एंड 60, एंड टी के लिए भी कितना होगा? 40 एंड 60। सो दिस इज द वे एग्री इनकम इज बाइफर्केटेड, ठीक है। ये टेबल एग्जाम में लर्न करना है और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ आता है सबसे चैलेंजिंग पार्ट आपके लिए कि एग्री इनकम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एग्री इनकम तो सर एग्जाम्प्ट है, तो पढ़ना क्यों है? उसका रीजन है ये इनकम कंसीडर किया जाता है टू डिसाइड टैक्स ऑन नॉन एग्री इनकम। एंड पॉइंट नंबर 2, जो एग्री इनकम है नहीं, जो आपको लगता है एग्री इनकम है लेकिन जो एग्री इनकम है नहीं उस पर तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक तीर में दो निशान मार दिया, जो एग्री इनकम है वो बता दिया, जो नहीं है उस पर टैक्स देना है। एंड अगर एग्री इनकम है तो बाकी इनकम पे टैक्स कितना होगा ये डिसाइड करने के लिए उसको कंसीडर किया जाएगा। नो व्हाट इज कंसीडर, मैं आपको बताता हूं। देखो कंडीशन 1, द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, HUF, BOI, AOP, AJP। तो पहला कंडीशन है ये 4 लोग होने चाहिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। सेकेंड कंडीशन, आपका जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होना चाहिए। ना 3 एग्जम्पशन लिमिट है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, एंड एग्री इनकम 5,000 से ऊपर होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो गई। पहला कंडीशन, आप चारों में से एक स्पेसिफाइड एसएससी हो। दूसरा कंडीशन, आपका नॉन एग्री इनकम एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है। तीसरा कंडीशन, आपका जो एग्री इनकम है, आपका कौन सा इनकम है? एग्री इनकम कितने से ज्यादा होना चाहिए? 5,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना है टू डिसाइड योर टैक्स लायबिलिटी। और ये नोट भी इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम कंपनी फर्म इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए एग्री इनकम डायरेक्टली एग्जेम्प्ट है। ये 4 लोगों के लिए एप्लीकेबल है। कौन से 4 लोग? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। इन 4 लोगों के लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल है, ठीक है। यहां तक करेक्ट है क्या बताओ?
चलो अभी अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, अच्छा पहला स्टेप क्या होगा, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूडिंग एग्री इनकम। तो पहले एग्री इनकम पे टैक्स निकालो, मतलब टोटल इनकम में एग्री इनकम कंसिडर करके। सेकंड, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्री इनकम प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। तीसरा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। फिर रिबेट अगर है तो कंसिडर करो, नहीं तो 4% से ऐड करो। चलो तो ये सब चीजें अपन एक एक करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखो सब लोग। ये एसएससी है, मिस्टर आलू, रेसिडेंट इन इंडिया, एज 45। इसका सैलरी इनकम है 4,90,000 एंड एग्री इनकम है 2,10,000। क्वेश्चन है कंप्यूट टैक्स पेएबल। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको पहले चेक करना है। आपको पहले क्या करना है, चेक करना है कि सभी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या हो रही है। बताओ, इज आलू स्पेसिफाइड एसएससी? यस, वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है। अच्छा यहाँ पे खाली इंडिविजुअल बोला, यहाँ पे रेसिडेंट का कंडीशन नहीं है, वो इंडिविजुअल है। क्या है, एग्री इनकम 5,000 से ज्यादा है, क्या है 2,10,000 है। नॉन एग्री इनकम जो सैलरी इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, क्या है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या हो रही है। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, पहले लिखो स्टेप 1, टैक्स ऑन एग्री इनकम प्लस नॉन एग्री इनकम। और ये चार्ट मतलब रिवीजन फॉर्म में चल रहा है, तो अपन चीजें फटाफट कवर करेंगे। मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ए चार्ट रिवीजन, तो रिवीजन फास्ट ही होगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबने एटलीस्ट एक एक बार ये लेक्चर्स देख के आए हैं। ये टॉपिक आपके लिए नया नहीं है। कोई अगर डायरेक्टली देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा। मेक श्योर मैं जो पढ़ा रहा हूँ रिवीजन में, एटलीस्ट अपने एक बार उस पर घर पे करके आना है। डायरेक्टली ब्लैंक फॉर्म में मत आओ। काफी बच्चे नीचे कमेंट करते हैं कि सर हमने खाली रिवीजन देख लिया तो पास हो जाओगे, क्या नहीं होगा। आपको एक बार तो रेगुलर लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी रिवीजन लेक्चर फायदे में होंगे। रिवीजन में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कम समय में इंपॉर्टेंट चीजें कवर अप करना है। तो जो मैंने आपको 150 घंटे पढ़ा है, और रिवीजन में 40 घंटे में कवर करके दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया आएगा कि कैसे कम से कम समय में सिलेबस को रैप अप करना है अच्छे से। चलो तो टैक्स निकालो। तो ये इनकम कितना होगा, पहले 4,90,000 प्लस 2,10,000। चलो 7 लाख पे टैक्स निकालो। सो पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। अगले 2.5 लाख पे 5% से 12,500। अगले 2 लाख पे 20% 40,000। विच कम्स टू 52,500, जिसका टोटल कितना आएगा। सो स्टेप 1 का टैक्स कितना आ गया, 52,500। यहां तक सबको समझा तो हाँ बोलना है। आपने हाँ नहीं बोला तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको सब समझ में आ रहा है और मैं आगे बढ़ रहा हूं। स्टेप 2, टैक्स ऑन एग्री इनकम विच इज 2,10,000 प्लस एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000, विच कम्स टू 4,60,000।
विच कम्स टू 4,60,000। तो 4,60,000 पे टैक्स निकालो, निकालो टैक्स 4,60,000 पे। So 2,10,000 into 5%. So ये आएगा 10,500। ये कितना आएगा? 10,500। यस। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। स्टेप 3, टैक्स एज पर स्टेप 1 माइनस टैक्स एज पर स्टेप 2। तो 52,500 माइनस 10,500, ये आएगा 42,000। ये आएगा 42,000 बराबर है। अब इसमें अभी बताओ रिबेट मिलेगा कि नहीं, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को क्वेश्चन समझा है। बोलो रिबेट मिलेगा कि नहीं, आप मेरे को बताना, फटाफट बताओ, मैं आपके आंसर के लिए रुका हूं। बोलो रिबेट मिलेगा कि नहीं। यस, रिबेट मिलेगा, क्योंकि रिबेट मिलने के लिए ये इनकम कंसिडर नहीं करना है ना, एग्जेम्प्ट इनकम कंसिडर नहीं करना है। रिबेट का जो 5 लाख का लिमिट है उसमें एग्जेम्प्ट इनकम कंसिडर नहीं करना है। आई रिपीट, तो 4,90,000 बिलो 5 लाख है, यस, तो रिबेट मिलेगा। So let rebate under section 87A 10,500 12,500 so 42,000 minus 12,500 is 29,500, add 4% says so 30,680 30,680। ठीक है, सो ये था चार्ट रिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट जो रिवीजन लूंगा मैं वो लूंगा एससीजेड का, है ना, 10AA एससीजेड। सब क्लियर है यहां तक? एनी डाउट ऑन एग्री इनकम? चलो आइए, नाउ सेक्शन 10AA एससीजेड का रिवीजन करते हैं। नाउ एससीजेड का मतलब होता है, लॉन्ग फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट। तो वहां से अगर आप गुड्स या सर्विस को एक्सपोर्ट करते हो तो मिलने वाला प्रॉफिट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एग्जेम्प्ट है। तो बेसिकली अभी ये बेनिफिट आज तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि इसका लास्ट डेट सबको पता है 31 मार्च 2021 के पहले जिन लोगों ने स्टार्ट किया उनको ही है। तो अपन आज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों ने उस समय स्टार्ट किया उनको आज भी बेनिफिट मिलता रहेगा, तो उन लोगों के लिए पढ़ना है। एंड आज अपन यूनिट स्टार्ट करके बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट दो जो स्टार्टेड उनके लिए अपने को पढ़ना है। तो ये बेनिफिट ऑल एसएससी को मिलेगा। कंडीशन देखो यहाँ पे दिया है कि आपका यूनिट कब स्टार्ट होना चाहिए, 1/4/2005 के बाद स्टार्ट होना चाहिए, बट
खत्म कब होना चाहिए? 31 मार्च 2021 तक। तो 5 के बाद 2021 तक, उस समय तक होना चाहिए। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे तो नहीं मिलेगा, बट इस पीरियड में जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है SEZ में, उनको बेनिफिट मिलेगा। ओके, नाउ अभी बिजनेस कौन सा करना चाहिए? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, बराबर है ना? बिजनेस कौन सा करना चाहिए? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करना चाहिए या फिर सर्विस करना चाहिए, बराबर है कि नहीं? अच्छा, गुड्स में और एक कंडीशन है, गुड्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना है। ओनली ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप, गुड्स मैन्युफैक्चर करो और बाद में उसका क्या करो? ट्रेडिंग करो, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पुराने प्लांट एंड मशीनरी यूज नहीं करना है, करेक्ट ना? मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को बंद करके आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते या स्प्लिट करके, अनलेस इट इज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, जो मैंने क्लास में कहा था। लेकिन आप बाहर से सेकेंड हैंड मशीन ला सकते हो, मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी, और वो भी सेकेंड हैंड ऐसा होना चाहिए जिसका यूज इंडिया में पहले नहीं हुआ है। तो इंडिया में वो फर्स्ट टाइम आना चाहिए, इसका इंडिया में पहले किसी ने बेनिफिट क्लेम नहीं करना चाहिए बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यू विल बी द फर्स्ट एसएससी विल बी क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो उनके लिए वो। एंड आपको रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंट का सबमिट करना है कि ये सभी कंडीशन आपने फुलफिल किए, कि प्लांट एंड मशीनरी का क्राइटेरिया, अपने बिजनेस स्प्लिट नहीं किया, ये पूरा रिपोर्ट लेके आना है। अगर सभी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, नाउ एग्जम्पशन का, अच्छा एग्जम्पशन कितना मिलेगा? सेक्शन 10AA में बोलो कितना एग्जम्पशन मिलेगा? सबको पता है, अपन एक रिवाइज कर रहे हैं। 1st to 5 years 100% of export profit, then 6 to 10 year 50% of export profit, 11 to 15th year 50% of export profit subject to condition। तो पहले 5 साल का पूरा 100% प्रॉफिट माफ होगा, अगले 5 साल का 50%, अगले 5 साल का भी 50% है, बट उसमें कुछ कंडीशंस है। उसमें क्या है? कंडीशन है। नाउ आपने को समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, है ना? तो मैंने फॉर्मूला दिया, अपन एक बार मैं आपके लिए वापस लिख देता हूं। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे आता है? इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू टोटल प्रॉफिट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू टोटल प्रॉफिट। यस श्योर। So export turnover upon total turnover into total profit, export turnover upon total turnover into total profit। चलो अभी एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब देखो क्या है। अच्छा, ये फॉर्मूला दिया मैंने आपको, फॉर्मूला सेम ही है, फॉर्मूला क्या है? सेम ही है। नाउ एक्सपोर्ट टर्नओवर में क्या क्या नहीं आएगा? अगर आपने कोई खर्चा फॉरेन करेंसी में किया है, अगर आपने कोई खर्चा फॉरेन करेंसी में किया है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, तो वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी नहीं आएगा और टोटल टर्नओवर में भी नहीं आएगा। बस ये दोनों चीजें आपको माइनस करना है एंड फिर बाकी का फॉर्मूला अप्लाई करेगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट टर्नओवर कैसे फॉर्मूला आएगा? एक्सपोर्ट टर्नओवर में से क्या क्या माइनस होगा? जो पैसा आपने फॉरेन करेंसी में खर्च किया है फॉर एक्सपोर्ट, लाइक अपन ने पढ़ा था टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, रेंट, वो सब माइनस करना है। अभी बात करते थोड़ा 11 to 15 ईयर्स की, कि 11 to 15 ईयर अगर आपको बेनिफिट क्लेम करना है
तो कुछ एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। पहला कंडीशन क्या है कि 11 ईयर में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, 50%। तो आपको पहले उसका रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है ना। जो 11 to 15 ईयर का जो है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद तीन साल में उसको यूज करना पड़ेगा फॉर बाइंग प्लांट एंड मशीनरी। एंड 3 साल में अगर आपने यूज नहीं किया तो फिर वो अगले साल का वापस इनकम माना जाएगा। एंड ये तब तक, ये जो अपने पैसा रिजर्व में जमा रखा है, ये 3 साल में आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं। बस 2 पर्पज के लिए यूज नहीं करना है, एक डिविडेंड के लिए यूज नहीं करना है, एंड दूसरा सैलरी पेमेंट, दूसरा बाइंग एसेट आउटसाइड इंडिया। तो उस पैसे से आप डिविडेंड नहीं दोगे या इंडिया के बाहर आप एसेट नहीं लोगे। बस इतना ही आपको की पॉइंट्स लर्न करना है। यू कैन स्कोर 2-3 मार्क का छोटा क्वेश्चन आता है। इतनी चीजें अगर आपने लर्न की तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मेन सबसे बड़ा फॉर्मूला है, तो बताओ एक्सपोर्ट टर्नओवर से क्या माइनस होगा, एंड वो टोटल से माइनस होगा। मैंने क्लास में आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया था कि आपने एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी खर्चा किया है फॉरेन करेंसी में वो माइनस होगा। एंड जब एक्सपोर्ट टर्नओवर से माइनस होगा तो टोटल टर्नओवर से भी क्या होगा, माइनस करना है। बस बाकी कुछ है नहीं। तो ये 2 मार्क के लिए छोटा सा क्वेश्चन आता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चलो, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन एसीजेड। अभी बाकी कुछ इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, उसमें से मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। 10(7), अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, इंडिया के बाहर काम कर रहे हो, तो उधर मिलने वाला अलाउंस हो या परक्विजिट पूरा क्या है, एग्जाम्प्ट है। उधर से मिलने वाला खाली सैलरी टैक्सेबल है। देन जैसे इंडिया में काफी सारे नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं, जैसे मानसून में देखो लैंडस्लाइड होता है या कभी फ्लड आता है, क्लाउड बस्टर आता है। आपने देखा रहेगा टीवी पे कि इंडिया में से नेचुरल कैलेमिटीज, इंडिया मतलब सभी कंट्रीज में होते रहते हैं क्योंकि अपने हाथ में है नहीं, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल टू सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, अभी वो अदर पार्ट है, उसमें अपन नहीं जाएंगे। तो ये जो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, ये पूरा एग्जाम्प्ट है। या तो कॉम्पेंसेशन इंडिविजुअल को मिलेगा या उसके लीगल हेयर को मिलेगा। अगर इंडिविजुअल की डेथ हो गई नेचुरल कैलामिटी में तो उसके फैमिली मेंबर को मिलेगा, तो भी एग्जाम्प्ट है। एंड उसकी डेथ नहीं होगी, उसके घर का नुकसान हो गया, घर पानी में बह गया, तो इंडिविजुअल को मदद मिलेगी, तो ये पूरा एग्जाम्प्ट है। बट ध्यान में रखना, ये एग्जाम तभी चाहिए इफ इट इज रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। किसी और से मिलता है तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा। ये आपको लर्न करना है, जो उसका मेन पार्ट है। ठीक है, लेकिन अभी काफी और क्या होता है जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये जो अपना नुकसान हुआ है, सपोज एज्यूम करो मेरे फैक्ट्री का स्टॉक नुकसान हो गया है ना, 1010 BC। अब इमेजिन करो मेरा फैक्ट्री जो है, इसका स्टॉक जो है वो 8 लाख रुपीस का उसका लॉस हो गया क्योंकि वो बह गया है ना। तो अभी इस लॉस का मैंने डिडक्शन क्लेम किया है, कहाँ पे, P&L डेबिट में। ये लॉस मैंने ऑलरेडी P&L डेबिट में किया है, तो जब मैं लॉस डेबिट करता हूं तो ऑलरेडी मेरा इनकम कम हुआ है कि नहीं बताओ, है ना। मेरे को जो लॉस हुआ है मैंने P&L में डेबिट किया है, तो मेरा ऑलरेडी इनकम कम हुआ है। तो वापस जब ये कॉम्पेंसेशन मिलेगा बाद में, तो ये एग्जाम नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा। ओके, तो 2 बार बेनिफिट नहीं मिलेगा कि कॉम्पेंसेशन मिलते से भी एग्जाम, क्योंकि आपने पहले 8 लाख का लॉस P&L में डेबिट करके इनकम ऑलरेडी 8 लाख से कम किया है। वापस अगर 8 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वापस अगर 8 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा है। दिस इज द वे, समझ में आ गया। तो ये जो भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ये टैक्सेबल होगा टू दी एक्सटेंट ऑफ 8 लाख रुपीज। जितना आपने लॉस P&L में बुक किया है, जब तक वो लॉस रिकवर नहीं होता तब तक वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। 8 लाख से ज्यादा मिलेगा नहीं, बट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज 10 लाख मिला कॉम्पेंसेशन, तो ऊपर का 2 लाख कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होगा। सो ऐसा है।
करेक्ट ना। तो ये कॉम्पेंसेशन नॉर्मली एग्जाम्ड है, बट अगर आपने इसका बिजनेस में एज अ लॉस दिखा है तो जितना लॉस दिखा है उतना रिकवरी टैक्सेबल होगा। तो 8 लाख मैंने लॉस दिखा है, तो जब तक 8 लाख का जितना भी रिकवरी हुआ है पहले 8 लाख तक सब कुछ क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो देन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा है वो एग्जेम्प्ट है। कौन से केस में टैक्सेबल है? पहला, अगर हैंडीकैप पॉलिसी है एंड डेथ हैंडीकैप की हो गई तो फिर जिस बंदे को पैसा मिलेगा टैक्सेबल। कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा 3 लोगों को मिल सकता है। पहले अगर वो जॉब कर रहा है तो एम्प्लॉयर प्रीमियम दे रहा है और ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट उसकी डेथ हो गई तो पैसा एम्प्लॉयर को मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, तो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा। दूसरा, वो की पर्सन रिटायर हो गया, पॉलिसी उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, आगे के प्रीमियम वो भर रहा है, पैसा उसको मिला फिर, तो वो उसके लिए सैलरी इनकम होगा। थर्ड सिचुएशन, आगे के प्रीमियम वही भर रहा है बट डेथ हो गई। नाउ डेथ होने के बाद पैसा किसको मिलेगा? फैमिली मेंबर को मिलेगा, तो उनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये पैसा एम्प्लॉयर को मिलता है तो बिजनेस इनकम है एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉय को मिलता है तो सैलरी इनकम है, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को मिलता है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। कहां पे जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 2012 के पहले इशू हुआ है एंड जिसका प्रीमियम सम एश्योर्ड के 20% से ज्यादा है तो वो भी पैसा टैक्सेबल होगा। फिर ऐसा जो पॉलिसी जो 12-13 में इशू हुआ है, कब इशू हुआ है? ड्यूरिंग 12-13 इशू हुआ है। कब इशू हुआ है? ड्यूरिंग 12-13, तो उसका भी टैक्सेबल होगा। कब? अगर प्रीमियम 10% से ज्यादा है तो। ठीक है, एंड 1/4/2013 के बाद अगर 10% का लिमिट 15 किया गया फॉर हैंडीकैप, तो 15% से अगर ज्यादा है फॉर हैंडीकैप तो वो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। एंड लास्ट इज यूलिप। यूलिप का प्रीमियम अगर 2.5 लाख रुपया है, ये यूलिप कौन से? जो 1 फरवरी 2021 के बाद इशू किए, क्योंकि उसके पहले के यूलिप एग्जेम्प्ट है। ये 1 फरवरी 2021 का अमेंडमेंट है, करेक्ट ना। तो 1 फरवरी 2021 के बाद जितने भी यूलिप इशू किए उसमें से जिस पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख के ऊपर है, तो ये एग्रीगेट भी अगर 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा। यस, एग्रीगेट भी 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो 6 महीने आपको बताया वो टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जेम्प्ट है। तो सपोज आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर 20% से कम है, 10% से कम है, 15% से कम है, एग्जेम्प्ट। आपका यूलिप का अमाउंट 2.5 लाख से कम है तो एग्जेम्प्ट। एंड इन सभी केसेस में अगर डेथ की वजह से पैसा मिलता है तो अगेन एग्जेम्प्ट है। तो 20% हो, 10% हो, 15% हो या यूलिप हो, इन चारों आखिरी के चारों केसेस में जहां पे मैंने एक्सेप्शन लिखा है, अगर आपको डेथ की वजह से पैसा मिल रहा है तो वापिस क्या होगा? वो एग्जेम्प्ट होगा। वापिस क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। इज दिस क्लियर? चलो, तो आज अपन इतना ही करते हैं एंड फिर आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। तो ये चार्ट रिवीजन है, थोड़ा क्विक फॉर्मेट में होगा क्योंकि मेरे को 30 to 40 आवर्स में पूरा कंप्लीट करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने एक बार तो देख के आना है, डायरेक्टली देख के आपका फायदा नहीं होगा। अब एक बार देख के आओ, फिर आपको डेफिनेटली फायदा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 6 बजे।